आज आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सूक्ष्म प्रवर्धन। सूक्ष्म प्रवर्धन, माइक्रो प्रोपेगेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, सूक्ष्म प्रवर्धन। इसमें पौधे की हम कोशिका, क्या पौधे की कोशिका या उत्तक या कोई अंग लेकर, ठीक, संवर्धन माध्यम में, किस माध्यम में, संवर्धन माध्यम में, अंग्रेजी होती है कल्चर मीडियम, संवर्धन माध्यम में लेकर तथा नियंत्रित वातावरण में, तथा क्या, नियंत्रित वातावरण में, नियंत्रित वातावरण में, ठीक ना, नए पौधे बनाने की क्रिया को, क्या, नया पौधा बनाने की क्रिया को, नया पौधा उगाने की क्रिया को ले लीजिए या विकसित करने की क्रिया को ले लीजिए, विकसित करने की क्रिया को, कोई हम लोग क्या कह देते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कह देते हैं, क्या कह देते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन कहते हैं। चलिए एक बार और गौर से सुनिएगा, गौर से आप लोग समझिएगा सूक्ष्म प्रवर्धन किसे कहते हैं, अर्थात माइक्रो प्रोपेगेशन किसे कहते हैं। हम माइक्रो प्रोपेगेशन करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, पौधे की या तो कोशिका ले लेंगे या तो हम उसका उत्तक ले लेंगे या कोई अंग ले लेंगे, ठीक ना, उसको ले करके हम लोग संवर्धन माध्यम में, किस माध्यम में, संवर्धन माध्यम में और तथा नियंत्रित वातावरण में उसको हम विकसित करेंगे, और विकसित करेंगे तो हमको नया पौधा मिल जाएगा, उसी को हम क्या कह देते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन कह देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब गौर से समझिएगा, इस विधि से जो उत्तकों या कोशिकाओं का समूह प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, उत्तकों तथा कोशिकाओं का समूह, जो समूह प्राप्त होता है ना, उसको कैलस कहते हैं, क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं, CALLUS, क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को। इसमें जो उत्तकों और कोशिकाओं का जो समूह होता है उसको हम क्या कह देते हैं, कैलस कहते हैं। अब इस कैलस से क्या, इस कैलस से पहले जड़ विकसित होता है, क्या विकसित होता है, जड़ विकसित होता है, क्लियर हो गया। जड़ के बाद उसका तना विकसित होता है, क्या विकसित होता है, तना विकसित होता है, तब सबसे अंत में पौधा बनता है, क्लियर हो रहा है। होता क्या है ये संवर्धन माध्यम, गौर से समझिएगा। जैसे एक पौधा हम ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एक पौधा हम ले रहे हैं, हमने देखिएगा एक पौधा ले लिया है, क्या कर लिया है, एक पौधा ले लिया है। अब इस पौधे से हम टिश्यू निकाल लिए हैं, क्या ले लिए, टिश्यू है उत्तक कहीं से, चाहे इसके तने से निकाल लिए हो चाहे इसके पत्ते से हम निकाल लिए।
और उसको क्या कर रहे हैं, हम संवर्धन माध्यम में रख ले रहे हैं। किस में रख ले रहे हैं, संवर्धन माध्यम में रख ले रहे हैं। क्लियर हो गया? ये तो यह एक विशेष प्रकार की युक्ति होती है, हम उसी में क्या कर लेते हैं, इसको रख लेते हैं। ठीक, और रखने के बाद जब इसमें संवर्धित हो जाता है तो इसको आगे एक प्रकार की और टेस्ट ट्यूब टाइप में एक उपकरण होता है, उस उपकरण में हम रख लेते हैं। क्या करते हैं, उस उपकरण में रख लेते हैं और इस उपकरण को हम रुई से बंद कर देते हैं। किससे बंद कर देते हैं, रुई से, काटन से, काटन प्लग। हाँ, अब काटन प्लग का क्यों प्रयोग करते हैं, इसलिए प्रयोग करते हैं कि काटन से ऑक्सीजन तो अंदर चला जाएगा, लेकिन जो जीवाणु और विषाणु होंगे वो अंदर नहीं जाएंगे, इसीलिए हम इसमें काटन प्लग का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, यहाँ हमारा एक टिश्यू लिए, क्लियर हो गया। अब ये टिश्यू ग्रोथ करके, क्या करके, ग्रोथ करके अनेक टिश्यू बना लेगा। क्या बना लेगा बच्चों, अनेक टिश्यू बना लेगा। फिर रुई का काटन दे दीजिए, अनेक ये टिश्यू बना लिया। क्या बना लिया, ये अनेक टिश्यू बना लिया। इसी अनेक टिश्यू को हम किस नाम से जानते हैं, कैलस के नाम से हम जानते हैं। और इसी कैलस से पहले जड़ का विकास होगा, फिर तने का विकास होगा, फिर पौधे का विकास होगा। बोलिएगा, आप लोगों को समझ में आया है? अच्छा, अब जरा गौर से समझिएगा बच्चों आप लोग, सूक्ष्म प्रवर्धन से लाभ क्या है ये भी जान लें। सूक्ष्म प्रवर्धन से पहला लाभ तो यही है कि इससे विषाणु रहित, ठीक ना, विषाणु रहित पौधे का निर्माण किया जाता है, अर्थात रोग रहित पौधे का निर्माण किया जाता है। पहला लाभ इससे क्या है, रोग रहित पौधे का निर्माण किया जाता है। क्लियर हो गया? और इससे कम समय पर, अगला पॉइंट क्या है इसमें, कम समय पर अधिक से अधिक पादप तैयार किए जा सकते हैं। कम समय पर अधिक से अधिक पादप तैयार किए जा सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इसके द्वारा जो पौधे तैयार होंगे ना, वे आकार की अर्थात मार्फोलॉजी तथा आनुवंशिकी अर्थात जेनेटिकली एक समान होते हैं। अगला हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, कायिक जनन से लाभ। कायिक जनन से लाभ। एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तनी गौर से सुन लीजिए, उसके बाद से हम लोग को लिखना है। कायिक जनन से निम्नलिखित लाभ है। क्या है, कायिक जनन से निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1 लाभ तो यही है कि इससे बिना बीज वाले पौधे उगाए जाते हैं। कौन से पौधे उगाए जाते हैं, बिना बीज वाले पौधे उगाए जाते हैं। पहला लाभ इससे क्या है, पहला लाभ तो इससे यही है कि बिना बीज वाले पौधे उगाए जाते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, दूसरा क्या है, कम से कम समय में अधिक से अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। दूसरा लाभ क्या है, कम से कम समय में अधिक से अधिक पौधे उगाए जा सकते
हैं। 2 लाभ मिल गया। अब तीसरा लाभ देखते हैं। यह सबसे सस्ती और आसान विधि है। क्या है? यह सबसे सस्ती और आसान विधि है। यह सबसे सस्ती और आसान विधि है। आसान विधि है। और अगला सुनिएगा, चौथा नंबर, पादपों का जो विशेष गुण होता है ना, वह पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। पादपों का विशेष गुण या लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अगला पॉइंट, इससे उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उगाए जाते हैं। इससे उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उगाए जाते हैं। इससे जो है ना, एक ही पादप की अनेक जातियां विकसित की जा सकती हैं। एक ही पादप की अनेक जातियां विकसित की जा सकती हैं। क्या की जा सकती हैं बच्चों? एक ही पादप की अनेक जातियां विकसित की जा सकती हैं। पुराने पौधे के समाप्त होने से पहले नए पौधे विकसित कर सकते हैं। अगला पॉइंट सुनिएगा, इस प्रकार के जनन से ना पौधों में फल जल्दी आ जाते हैं। इस प्रकार के जनन से पौधों में फल जल्दी आ जाते हैं। जल्दी आ जाते हैं। क्लियर हो गया? और यह क्रिया जो होती है ना, बहुत ही जल्दी पूर्ण होती है, अर्थात बहुत तीव्र गति से पूर्ण होती है। अगला पॉइंट 9वां, यह क्रिया बहुत ही तीव्र गति से पूर्ण होती है। फिर एक बार बच्चों समझिएगा, हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि कायिक जनन से लाभ, कायिक जनन से निम्नलिखित लाभ हैं। वो कौन कौन से लाभ हैं? सबसे पहला नंबर लाभ यही है कि बिना बीज वाले पौधे उगाए जाते हैं। जैसे आपका सेव हो गया, संतरा हो गया, अंगूर हो गया, केला हो गया, अनानास हो गया, तमाम प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं। दूसरा लाभ क्या है? कम से कम समय में अधिक से अधिक पौधे उगाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? यानी जितना कम से कम समय हो, उस कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाए जा सकते हैं इस विधि से। तीसरी लाभ क्या है? तीसरा लाभ यह है कि यह सबसे सस्ती तथा आसान विधि है। कौन सी विधि है? सबसे सस्ती तथा सबसे आसान विधि है। चौथा लाभ क्या है? चौथा लाभ यह है कि पादपों का विशेष गुण व लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। क्या होता है?
पादपों का जो विशेष गुण और लक्षण है वह पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। अर्थात एक पीढ़ी में जो गुण है वही गुण दूसरी पीढ़ी में जाएगा, वही गुण तीसरी पीढ़ी में जाएगा, वही गुण चौथी पीढ़ी में जाएगा। क्लियर हो गया? इससे उच्च गुणवत्ता वाले पौधे उगाए जाते हैं। कैसे पौधे उगाए जाते हैं? उच्च गुणवत्ता वाले, यानी सबसे बढ़िया पौधे उगाए जाते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, अब गौर से समझिएगा। 6वां पॉइंट यानी 6वां लाभ क्या है? एक ही पादप से अनेक जातियां विकसित की जा सकती हैं। समझ में आ गया? एक पादप है, उसके टिश्यूज को निकाल लें और उससे जितने मन कर उतनी जातियां हम विकसित कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसी प्रकार से अब आइए, जो पुराने पौधे हैं ना, पुराने पौधे को समाप्त होने से पहले अर्थात मरने से पहले उससे हम नया पौधा विकसित कर सकते हैं। अगला लाभ ये है। इसी प्रकार से 8वां लाभ क्या है? इस प्रकार के जनन से पौधे में फल जल्दी आ जाता है। इसी प्रकार से यह क्रिया जो होती है ना, बहुत ही तीव्र गति से होती है। यानी अंतिम लाभ क्या है? यह क्रिया जो होती है, यानी कायिक जनन की जो क्रिया होती है वह बहुत ही तीव्र गति से होती है। क्लियर हो गया? यही इसके विशेष लाभ हैं कायिक जनन के। लिखवा दें, लिखिए, बोलिएगा, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं। अब आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, कायिक जनन से हानि। क्या हेडिंग डाल लीजिएगा? कायिक जनन से हानि, डिसएडवांटेज ऑफ डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कि कायिक जनन से जो पौधे उगते हैं ना, उनका क्षय तेज होता है। क्या होता है? अर्थात उनका विनाश तेज होता है। इनका क्षय तेज होता है। दूसरा, इनसे जो पादप प्राप्त होते हैं ना, उनमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। क्या नहीं आती हैं? विभिन्नताएं नहीं आती हैं। इनसे प्राप्त पादप में विभिन्नताएं नहीं आती हैं। ये इनका जो होता है ना, अनुकूलन क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी घटती जाती है। तीसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? इनकी अनुकूलन क्षमता पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है बच्चों? घटती जाती है। क्या होती है? पीढ़ी दर पीढ़ी इनकी अनुकूलन क्षमता घटती जाती है। इस विधि द्वारा जो है ना, नई जातियां नहीं उत्पन्न की जा सकती हैं। चौथा क्या होगा? इस विधि द्वारा नई जातियां विकसित नहीं की जा सकती हैं। इस विधि में कुछ समय पश्चात पादपों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। 5वां नंबर, पौधे की आयु क्या होती है बच्चों? कम होती है।
इसमें पौधे की आयु क्या होती है? कम होती है। इसमें प्रवर्धों का प्रकीर्णन नहीं होता है। फिर एक बार गौर से समझिएगा बच्चों, हम आपको क्या लिखवाएं? हम आपको ये लिखवाए हैं कि कायिक जनन से क्या हानि है। इसका हानि यही है कि इसका क्षय तेजी से होता है। क्या होता है? अर्थात इसका विनाश तेजी से होता है। दूसरा हानि क्या है? इससे जो पादप प्राप्त होते हैं उसमें विभिन्नताएं नहीं आती हैं। क्या होती हैं? विभिन्नताएं नहीं आती हैं। तीसरा हानि क्या है? कि इसकी अनुकूलन क्षमता जो होती है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होती है? घटती जाती है। चौथा हानि क्या है? इस विधि द्वारा नई जातियां विकसित नहीं की जा सकती हैं। पांचवा हानि क्या है? इस विधि में कुछ समय पश्चात पादपों की प्रजनन क्षमता धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। छठा हानि क्या है? पौधों की आयु कम हो जाती है, यानी पादपों की आयु कम हो जाती है। सातवां हानि क्या है? इसमें जो प्रवर्ध होते हैं उस प्रवर्ध का प्रकीर्णन नहीं होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो लिख ले, लिखिए, मिटा दे। चलिए, अलैंगिक जनन से लाभ। अलैंगिक जनन से लाभ, एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेज ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। समझिएगा, अलैंगिक जनन से क्या लाभ है? इससे भी निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ तो यही है कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। कितने जनक भाग लेते हैं? केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। अगला पॉइंट, इसमें जो गुणन की क्रिया होती है ना, तेज होती है। इसमें गुणन मल्टीप्लिकेशन की क्रिया तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है। इसमें एक ही जीव द्वारा अनेक संततियां उत्पन्न होती हैं। तीसरा क्या है? इसमें एक ही जीव द्वारा अनेक संततियां उत्पन्न होती हैं। इसमें संतति अकारकी तथा आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समान होते हैं। अपने जनक के समान होते हैं। चलिए, इसमें जो विभाजन होता है ना, क्या बच्चों? विभाजन सूत्री विधि से या कौन सी विधि से? असूत्री विधि से या समसूत्री विधि से। किस विधि से?
समसूत्री विधि से होती है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक बार और सुन लीजिए पहले। इस अलैंगिक जनन से क्या लाभ है? अलैंगिक जनन से निम्नलिखित लाभ है। पहला लाभ यह है कि इसमें केवल एक ही जनक भाग लेते हैं। इसमें गुणन की क्रिया तीव्र होती है। कैसी होती है? तीव्र होती है। इसमें एक ही जीव द्वारा अनेक जातियां उत्पन्न की जा सकती हैं। इसमें जो संतति होती है वो आकार की तथा आनुवंशिकी रूप से अपने जनक के समान होती हैं। इसमें विभाजन जो होता है वह सूत्री भी हो सकता है, असूत्री भी हो सकता है और समसूत्री भी हो सकता है। तो चलिए लिखवा दें। क्या हेडिंग डाल लीजिए बच्चों? अलैंगिक जनन से हानि। इसी पर हम सेट कर दे रहे हैं। डिसएडवांटेज, DISADVANTAGE, डिसएडवांटेज ऑफ। नंबर 1 सुनिएगा, इससे निम्नलिखित हानियां हैं। क्या है? इससे निम्नलिखित हानियां हैं। नंबर 1 क्या है? इससे नई जातियां नहीं विकसित होती हैं। नई जातियां नहीं विकसित होती हैं। अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। अगला पॉइंट, इसमें संलयन कॉन्जुगेशन नहीं होता है। इससे उत्पन्न जाति की वातावरण में अनुकूलन क्षमता कम होती है। क्या होती है? कम होती है। इससे उत्पन्न जीवों में विभिन्नताएं नहीं आती हैं। एक बार गौर से समझिएगा बच्चों, हम आप लोगों को क्या बता रहे हैं? हम बता रहे हैं कि अलैंगिक जनन से निम्नलिखित हानियां हैं। वे कौन कौन सी हानि है? नंबर 1 हानि यही है कि इसमें नए जीव विकसित यानी नई जातियां विकसित नहीं होती हैं। दूसरा, इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। तीसरा, इसमें संलयन की भी क्रिया नहीं होती है। इससे उत्पन्न जो जातियां होती हैं वह वातावरण में इनकी अनुकूलन क्षमता सबसे कम होती है। सबसे लास्ट में, इससे उत्पन्न जो जीव होते हैं उसमें विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। क्लियर हो रहा है? लिख लीजिए, बता दे रहे हैं आप लोगों को। पहले लिखिए तो।